सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा यानी कि प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का जो सिलेबस है उसका मैंने ऑलरेडी पहले सिलेबस पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, यानी कि फिनिश कर चुका हूँ। अब जो मेरी वीडियो रहती है इसको हम क्विक रिविजन के तौर पर देखते हैं, यानी कि हम इसका खुद से अपने हाथ के बने हुए नोट्स हैं, इनसे आपका रिवीजन करवाऊँगा। ठीक, ऑलरेडी पहले से पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिली है आपको। प्लेलिस्ट में 65 वीडियो मिल जाएंगी जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का पूरा जो सिलेबस है उसे कवर अप किया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 100 MCQ क्वेश्चन भी करा रहे हैं, जैसे आपके एग्जाम में आना है, और टॉपिक वाइज भी MCQ चल रहे हैं। तो सिलेबस पे आप जितना भी सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का पूरा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, चाहे थ्योरी क्लास हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। साथ ही साथ हम आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ का भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरली आज प्रतिरक्षा के बारे में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। थोड़ा इसमें वीडियो की क्वालिटी का इशू हो सकता है क्योंकि ये PDF सही नहीं बन पाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं, आप फ्री हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतिरक्षा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रतिरक्षा एक ऐसी रक्षा प्रणाली है जो कि शरीर के लिए हानिकारक एवं अस्वीकार्य बाह्य पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। यानी कि प्रतिरक्षा समझ लीजिए इंग्लिश में एंटीबॉडी, हिंदी में प्रतिरक्षा, इंग्लिश में एंटीबॉडी समझ लीजिए। जैसे कि आपका शरीर में आपके अंदर एक बार एंटीबॉडी बन गई तो दोबारा आपको वो रोग होने नहीं पाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना का है। ठीक है, मान लो किसी को कोरोना हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, वैक्सीन ले लिया, आपने टीका ले लिया, उसके बाद आपके शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी बन गई, प्रतिरक्षा बन गई, तो दोबारा जब कभी भी आपको कोरोना होगा तो आपको कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी बन गई है, प्रतिरक्षा तंत्र बन गया है, इसीलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यही समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, यदि वे बाह्य पदार्थ शरीर में प्रवेश भी कर पाते हैं तो उन्हें नष्ट करके शरीर से बाहर, मतलब अगर किसी भी तरीके से अगर आपको कोरोना हो भी गया तो आपके अंदर क्या है, टीका लगा है जिससे आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अगर बाय द वे अगर कोरोना आपके शरीर को इन्फेक्ट कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसे शरीर झेल लेगा। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक प्रतिरक्षा प्रणाली के जनक कौन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। यानी कि जो हमारी आधुनिक प्रतिरक्षा प्रणाली है, सिस्टम है, उसके जनक जो है हमारे एडवर्ड जेनर साहब हैं। कौन है, एडवर्ड जेनर साहब, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एंटीजन क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश कराकर विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। यानी कि जो एंटीजन होते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन आई थी कोविशील्ड, और एक ये दूसरी वैक्सीन का मैं नाम भूल रहा हूँ, पहले तो कोविशील्ड होगी क्योंकि मुझको कोविशील्ड लगी थी इसलिए हमको याद है। ठीक है, तो कोविशील्ड जो होती है वैक्सीन एक प्रकार का एंटीजन होता है जो आपके शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, अगर कोई बाह्य संक्रमण होता है तो उससे आपकी रक्षा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिरक्षा, देखेंगे इम्यूनाइजेशन क्या होता है, संक्रामक रोगों के बचाव है शरीर में एंटीजन प्रवेश कराकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाना हमारा इम्यूनाइजेशन होता है। प्रतिरोधकता होती है कि प्रतिरक्षण होता है, वही हमारा इम्यूनाइजेशन होता है। बीमारियों के टीकाकरण को परिवर्तित रूप से मरे या दुर्बल और उनके जीव विष टॉक्सिन से वैक्सीन बनाई जाती है। यानी कि जो भी हमारी बीमारियों के टीके होते हैं, ठीक है, उन जो हमारी बीमारी के कीटाणु होते हैं वो चाहे जीवित रूप से हों या मृत हों, उन्हीं से हमारी क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये वैक्सीन का नाम होता है, वैक्सीन काम होता है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को डेवलप करना। अब देखेंगे वैक्सीन, जैसे आपने क्या हुआ, आपके शरीर वैक्सीन का टीका लगा, यानी कोरोना का टीका लगा कोविशील्ड का, सर्विस में प्रवेश कराकर इंजेक्शन या मुंह द्वारा, यानी कि कोई टीके जो होते हैं, इस पोलियो का टीका है हमारे मुंह द्वारा दिया जाता है और कोरोना का टीका आपको इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। तो इंजेक्शन द्वारा फिर शरीर में क्या हुआ, वैक्सीन लगी तो शरीर के अंदर आपको एंटीबॉडी का निर्माण हुआ और एंटीबॉडी ने क्या किया, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा दिया। तो ये हमारा क्या होता है, एक वैक्सीन की प्रोसेस होती है। अब देखेंगे प्रतिरक्षण के लाभ क्या होते हैं, विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव होता है, यानी कि वैक्सीन लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं, अगर कोई संक्रामक रोग होता है तो सब बच सकते हैं। दूसरा है, प्रतिरक्षण के बाद रोग भी हो जाता है तो उससे तीव्रता कम रहती है। यानी कि अगर बाय द वे कोरोना की वैक्सीन लग गई है और बाय द वे
आपको कोरोना हो गया तो उसका कोई तीव्र लक्षण आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शरीर पर एवं उत्तम जीवन, यानी कि उत्तम जीवन के लिए भी हमारा सही होता है। शरीर को रोगों एवं हानिकारक प्रभाव से बचाने हेतु टीकाकरण का अभियान में काम होता है। व्यक्ति की दवा आदि पर यह व्यय कम होगा, यानी कि आप कोरोना की दवा लेंगे वो महंगी पड़ेगी। पहली बात तो कोरोना की दवा बनी नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी टीका है तो आप टीका ले लेंगे सस्ता पड़ेगा, लेकिन उस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए दवाई महंगी पड़ेगी और आपका टीका सस्ता पड़ जाता है। ठीक, फिलहाल अभी कोरोना का कोई दवा नहीं बना है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षण के प्रकार के कितने प्रकार का होता है। एक हमारा है प्राथमिक सोपन, यानी पहला चुनाव, और दूसरा हमारा है गौर प्रतिरक्षण। इसके बारे में देखेंगे क्या है। प्राथमिक प्रतिरक्षण में क्या होता है, एक से अधिक टीके लगवाए जाते हैं। जो हमारा प्राथमिक होता है उसमें एक से अधिक टीके लगाए जाते हैं। ये टीके निश्चित समयावधि होते नहीं कि जब एक से ज़्यादा टीके लगाए जाएंगे तो उनके बीच समय अवधि होगी, यानी कि समय का अंतराल दिया होगा कि ये टीका इस तारीख को लगना है, ये टीका इस महीने में लगना है, ठीक है। समय बीतने पर प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि समय बीतने पर आपका क्या होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होने लगती है। नेक्स्ट हमारा है गौड़ प्रतिरक्षण। इसमें क्या होता है, प्राथमिक प्रतिरक्षण की अवधि समाप्त होने ही पश्चात गौड़ प्रतिरक्षण कर जाता है, यानी कि प्राथमिक जो आपका प्रतिरक्षण हो जाता है उसके बाद आपका गौड़ या मिश्रित प्रतिरक्षण लगाया जाता है। इसे बूस्टर डोज भी कहते हैं, जैसे कोरोना का बूस्टर डोज आया था, सेम उसी वही हमारा गौड़ प्रतिरक्षण होता है। अगर बूस्टर डोज नहीं दिया जाता है तो रोग की संभावना बनी रहती है, यानी कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो आपके रोगी होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिरक्षा, यानी कि प्रतिरक्षण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है जन्मजात प्रतिरक्षण और दूसरा होता है अनुकूलित, यानी कि अर्जित। यानी अर्जित क्या होता है, अर्जन करना, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक हो गया हमारा जन्मजात और दूसरा हो गया अर्जित। अर्जित या अनुकूलित, अर्जित मतलब होता है अर्जन, किसी चीज़ से अर्जित कर रहे हैं। तो जन्मजात में होता है हमारा गौर विशिष्ट प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा, लेकिन अनुकूलित में क्या है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा होती और निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती। अब इसमें देखेंगे क्या है, जो हमारी सक्रिय होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक स्वाभाविक रूप से अर्जित यानी कि आपकी इच्छा है, और एक क्या है कृत्रिम रूप से अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा। और इसमें क्या है, निष्क्रिय में है मात्र एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन। अब इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे क्या होता है। जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है यह शरीर में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है, इनकी स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में विद्यमान रहती है। यह प्रतिरक्षा सभी लोगों में समान रूप से होते हैं, यानी कि जो हमारी ये जन्मजात प्रतिरक्षा होती है ये सभी जनरली सभी मनुष्यों में देखने को मिलती है। जैसे त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराने के बाधा के रूप में कार्य करती है। जैसे हमारी त्वचा क्या है कि कोई भी संक्रमण अगर बाह्य रूप से हो रहा है तो त्वचा के अंदर इन्फेक्ट ना होने पाए, ये हमारी त्वचा काम करती है। और त्वचा क्या होती है, हमारी जन्मजात प्रतिरक्षण का काम करती है। इसे जन्मजात प्रतिरक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया। अब देखो जो हमारी जन्मजात थी, देखिए यहाँ पर जब जन्मजात थी उसको हम दो भागों में विभाजित किए थे, गैर विशिष्ट और विशिष्ट प्रतिरक्षा। अब इसमें पढ़ेंगे क्या है, एक सूक्ष्म जीव के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का कार्य करती है। ये विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या है, एक सूक्ष्म जीव के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का काम करती है। और गैर में क्या है, शरीर के सभी संक्रमणों से बचाने हेतु सामान्य प्रतिरोध का कार्य करता है। ये हमारी होती है गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, अनुकूलित में क्या है, यह मनुष्य में धीरे धीरे विकसित होती है, टीके के द्वारा प्रतिरक्षण किया जाता है तो हमारे शरीर में अनुकूलित प्रतिरक्षण विकसित होता है। ठीक है, अनुकूलित प्रतिरक्षण को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है इसमें, पहला जो हमारा है सक्रिय प्रतिरक्षा, इसमें शरीर की कोशिकाएं संक्रमण के प्रतिरक्षण विकसित करती हैं। जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो संक्रमण जो हो गया है उसके प्रति प्रतिरक्षण विकसित करती हैं, ये हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। यह लंबे समय के बाद आराम प्रदान करती है, यानी कि ये लंबी प्रोसेस होती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है और इसमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है या चिरस्थायी होती है, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता है हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्वाभाविक प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। यह क्या है, यह प्रतिरक्षा तब तक उत्पन्न होती है जब तक कोई व्यक्ति किसी रोगी के संपर्क में नहीं आता। स्वाभाविक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम रूप से अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा। इसमें क्या है, टीकाकरण के माध्यम से उत्पन्न की जाती है, यानी कि जो हमारा होता है प्रतिरक्षा ये टीकाकरण के माध्यम से अर्जित की जाने वाली सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है। यह टीका प्रतिरक्षा एवं बीमारों को संक्रामक एजेंट के इलाज के हेतु प्रयोग की जाती है, जिससे शरीर बीमारियों की प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है। जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा कृत्रिम रूप से
प्राप्त की जाती है। यह तुरंत आराम सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। यह प्रतिरक्षा तब दी जाती है जब शरीर को रोग लक्षण को कम करना होता है, यानी कि ये प्रतिरक्षा निष्क्रिय जो होती है हमारी तब दी जाती है जब शरीर में जो रोग या लक्षण होते हैं उसको कम करने के लिए हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का काम करते हैं। तो ये हमारा होता है, ठीक है। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ये हाथ के बने के नोट्स हम अब तक लगभग 9 क्लास ले चुके हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में लगभग पूरा ही सिलेबस मुख्य सेविका का रिवीजन हो जाएगा। पहले तो मैंने ऑलरेडी पहले ही मुख्य सेविका की सारी थ्योरी क्लास ख़त्म कर चुका हूँ, पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुका हूँ। अब जो वीडियो चल रही है ये हमारी थ्योरी रिवीजन क्लास चल रही है, साथ ही साथ MCQ टाइप क्वेश्चन भी चल रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम आपका अगर आने वाला एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप पूरा मुख्य सेविका का चैप्टर, मॉक टेस्ट और जो हमारी एडिशनल चीज़ें होती हैं उसको पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मात्र एंटीबॉडी, एक होती है हमारी इम्यूनोग्लोबिन। मात्र में क्या होता है, आजन्मे एवं नवजात शिशुओं को भी दी जाती है, यानी कि ऐसे कोई गर्भावस्था में महिला है तो उस दौरान महिला को भी कोई टीकाकरण दिया जाता है, जैसे टेटनस TT का टीका देते हैं। जो TT का टीका दिया जाता है वो हमारा 28 दिन में दिया जाता है, यानी कि 1 महीने के अंतराल पर TT का टीका दिया जाता है। तो एक प्रकार का क्या है, ये हमारा टीकाकरण होता है जो हमारे जन्म या नवजात शिशुओं में, नवजात न्यूबॉर्न बेबी में दिया जाता है। इन एंटीबॉडी शिशु को प्लेसेंटा एवं स्तनदूध में होती है, यानी कि इनकी जो मान लो माता को आपने TT का टीका दिया, ठीक है, तो कैसे बच्चे को कैसे टीका लगेगा, तो बच्चा गर्भावस्था में है लेकिन माता को TT का टीका दिया गया, टेटनस का टीका दिया गया, तो उस दौरान माता के शरीर में बच्चे का प्लेसेंटा जो जुड़ा होता है बच्चे का, उस प्लेसेंटा के थ्रू महिला का जो भोजन पदार्थ लेती है उसके थ्रू बेबी को भी कुछ ना कुछ एंटीबॉडी मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा है इम्यूनोग्लोबिन। कुछ विशेष स्थितियों में जानवरों में संश्लेषित संक्रमण को जोखिम वाले व्यक्तियों के उपचार हेतु ये हमारी इम्यूनोग्लोबिन उपयोग की जाती है। अब देखेंगे टीकाकरण के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं। गर्भावस्था में जल्द ही टेटनस टॉक्साइड यानी TT के 3 टीके 1 महीने के अंदर लगवाने चाहिए। 2 टीके होते हैं प्लस 1 बूस्टर डोज होता है, यानी कि 1 महीने के अंतराल पर गर्भावस्था में महिला को 2 टीके। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, हमने कई बार क्वेश्चन को करवाया है कि गर्भावस्था में जो TT का टीका दिया जाता है कितने दिनों के अंतराल पर दिया जाता है। अगर दिन में दिया है तो 28 दिन पे दिया जाता है, अगर महीने के बाद करेगा तो आप 1 महीना टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 28 दिन दिया है, अगर ऑप्शन में 28 दिन दिया है तो कोई बात नहीं, 28 दिन लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 1 मंथ दिया है तो आप मंथ लगाएंगे, ठीक। ये डिपेंड करता है ऑप्शन में क्वेश्चन में आंसर कैसे दिए। 28 दिन और 1 मंथ ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक टीका निर्धारित आयु समय पर लगवाना चाहिए। अगर पहली खुराक में देरी हुई है तो दूसरी खुराक समय पर लगाएं, यानी कि अगर पहली खुराक में लेट लपेट हो गया है तो आप दूसरी जो खुराक लगा रहे हैं टीके की वो समय पर लगनी चाहिए। नेक्स्ट है, टीके के 1.5 घंटे यानी कि आधा घंटा पहले या बाद में शिशु को दूध या अन्य खाने की चीज़ ना दें, ठीक है। अगर आप गर्भावस्था में हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप क्या है एक बच्चे की माँ हैं और बच्चे को स्तनपान करवा रही हैं, नवजात शिशु है, अगर उसको स्तनपान करवा रही हैं और अगर आपको टीका लगना है तो टीका लगने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, ठीक। ये हमारी टीकाकरण संबंधी से ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं। नेक्स्ट हमारा है, ट्रिपल वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप दिलवाने से 1 घंटा पहले शिशुओं को दूध पिला दें, क्योंकि वैक्सीन के 6 घंटे बाद तक बच्चों को कुछ नहीं दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। जैसे ट्रिपल वैक्सीन का पोलियो का ड्रॉप पिलाने के बाद 1 घंटे पहले क्या करिए, बच्चे को दूध पिला दीजिए और बच्चा अगर पोलियो का ड्रॉप लेता है तो उसके 6 घंटे बाद उसको कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। हमारी टीका संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्न अवस्थाओं में टीके नहीं लगवाना चाहिए। अगर बच्चे को छूत की बीमारी हो, ठीक है, अगर बच्चे को छूत की बीमारी हो तो वहाँ पर टीका नहीं लगवाना चाहिए। तेज़ बुखार है बच्चे को तब भी टीका नहीं लगवाना चाहिए। तीसरा हमारा, उल्टी और अगर दस्त हो रही है तब भी टीकाकरण नहीं करना चाहिए। चौथा हमारा, रक्त कैंसर हो तब भी
टीकाकरण नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे टीका लगवाने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हम आपसे आशा करते हैं।